एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स पार्ट 4 में लेके आया हूं। तो दोस्तों बिना समय को गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सवाल है कि किसी परिपथ में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हों तो धारा का मान ज्ञात करें। सबसे पहला बात यहाँ पर दोस्तों कि क्या बोला है कि किसी परिपथ में, तो परिपथ वाली बात जहाँ से आ जाती है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें विद्युत धारा के बारे में बात करनी है। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि किसी परिपथ में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं। सबसे पहले अपने पास दिया क्या क्या है दोस्तों, तो समय दिया है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना होता है 60 सेकेंड। ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों कि 120 कूलम आवेश दिया है आपको। क्या दिया है? आवेश दिया है कितना? 120 कूलम। तो 120 कूलम आवेश हो गया। ये हमारा टी होता है, ये होता है हमारा क्यू होता है। अब हमें कोई ऐसा फॉर्मूला देखना है और पूछ क्या रहा है आपसे, प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है। अब हमें आपको देखना है, अब हम सभी को यहाँ पर यही देखना है कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आई भी है, टी भी है और क्यू भी है। तो जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्मूला है क्यू बराबर आई टी, और क्यू बराबर आई टी यानी फॉर्मूला है। तो क्यू का मान आपके पास 120 कूलाम है, आई का मान आपको निकालना है, टी का मान है दोस्तों आपको 60 सेकेंड। ये हम जैसे ही 60 को इधर ले जाएंगे तो 120 कूलाम बट्टे 60 सेकेंड, ये कटेगा आपको 2, और यहाँ पर आई का मान आ गया तो 2 कूलाम पर सेकेंड हुआ। इसी को हम कहेंगे 2 एम्पियर। तो आई का मान कितना आ गया दोस्तों? 2 एम्पियर। तो अपना पहले वाले का जवाब क्या हो गया? 2A। ठीक है। और अगर एम्पियर लिखना है तो हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। मालूम है ना वैज्ञानिक रूप से कैसे लिखते हैं। संकेत लिखना हो तो कैपिटल ए, और अगर पूरी नाम लिखना हो तो आपको स्मॉल लेटर में लिखना होता है। आगे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए आपके पास किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो याद रखना इसमें आपको ऑप्शन दिया था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। तो आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि हमें अगर किसी भी वस्तु के किसी भी प्रकाश की अगर किसी भी प्रकाश के हमें स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णपट को प्राप्त करना है दोस्तों, तो हमें प्रिज्म की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी? प्रिज्म की। किसकी ज़रूरत होगी दोस्तों? प्रिज्म की। अच्छा, प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म याद रखिएगा किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे अपवर्तक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इसको लिखेंगे नहीं हम, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे अपवर्तक सतह को हम प्रिज्म कहते हैं। याद रखिएगा ये प्रिज्म आप ऐसे कुछ बना सकते हैं, ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी कोण पर झुके, ये कोण है, इस कोण पर झुके दोस्तों, किसी कोण पर झुके 2 समतल सतह, एक सतह इधर होगा एक सतह उधर होगा। तो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे अपवर्तक जो माध्यम होता है उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच, ये प्रिज्म बिल्कुल इस टाइप का है, याद रखिएगा इस टाइप का है। ऐसा मान लीजिए कि ये प्रिज्म जो है इस टाइप का है। तो किसी कोण पर झुके, यहाँ पर कोण है, किसी कोण पर झुके 2 समतल सतह, एक समतल सतह यह, एक समतल सतह यह, किसी कोण पर झुके 2 समतल सतहों के बीच घिरा जो अपवर्तक माध्यम है, इसके बीच में जो अपवर्तक माध्यम है ये सब, इसी को हम प्रिज्म बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध के ऐसे मात्रक को देखें दोस्तों, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम। बात आती है कि प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोध। तो अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम अपने घर से निकलते हैं दोस्तों, तो घर से निकलते क्रम में ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में ब्रेकर वगैरह नहीं मिलता है, ब्रेकर मिलता है। तो जैसे ही हम अगर घर से निकलते हैं और घर से निकलकर कहीं जाना होता है तो रास्ते में हमें ब्रेकर मिलता है। वह ब्रेकर हमें क्या करता है? हमारी गति का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक इसी प्रकार जैसे ही हम किसी परिपथ में विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह को भी कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जो उसको रोकेगा। तो वहां पर बात ये आती है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती
करती है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मतलब आप समझ चुके हैं अच्छे से। किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। अच्छा, ओम आप जानते ही हैं, जॉर्ज साइमन ओम ने इसके बारे में बताया था। एक है अलेसांद्रो वोल्टा और एक है आपको जॉर्ज साइमन ओम और फिर है एक है आंद्रे मेरी एम्पियर। इन तीनों ने आपस में एक समीकरण दिया जिसको V बराबर IR कहा जाता है, जिसे ही ओम का नियम कहा जाता है। और इसी में ओम के नियम में ही जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिरोध के बारे में पूर्णतः जानकारी दिया था, इसलिए उनके ही नाम के संदर्भ में इस प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या रखा गया, ओम रखा गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि विद्युतीय परिपथ में धारा किस उपकरण से मापते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे मापते हैं? धारा का मान मापते हैं। तो धारा का मान दोस्तों मापते हैं ए मीटर से। इसी को आ मीटर कहीं पर लिखता है, ठीक है दोस्तों, इसी को कहीं आ मीटर भी लिखता है। तो ध्यान देना कि ये ए मीटर होता क्या है। याद रखिएगा दोस्तों कि दो चीज होता है, एक होता है वोल्ट मीटर और दूसरा होता है दोस्तों आ मीटर, ठीक है दोस्तों। तो वोल्ट मीटर और आ मीटर में अंतर है। देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर जो होता है ना, ये विभवांतर को मापता है। ये किसको मापता है? विभवांतर को मापता है, विभवांतर मापता है। और ये जो है दोस्तों, और ये जो है ये आपको धारा का मान मापता है। ये किसका मान मापता है? तो धारा का मान मापता है। याद रखिएगा, विभवांतर किसको मापता है? विभवांतर को मापने वाला उपकरण कौन है? वोल्ट मीटर। और ए मीटर को मापने वाला, ए मीटर किस चीज़ को मापता है? तो धारा को मापता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अगर परिपथ है, इस परिपथ में इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभवांतर को देखना हो तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर। क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर। लेकिन अगर इस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान चेक करना हो हमें, तो वी नो दैट कि इसमें जो धारा होती है एक तार से बहती है, जिसको लाइव वायर बोलते हैं। और लाइव वायर में ही हम अगर हम यहाँ पर ए मीटर लगा दें, ए मीटर, तो हमें इस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर सवाल ये भी आ जाता है दोस्तों कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाए हैं। तो देखो ध्यान से, समांतर क्रम में लगाए हैं। वोल्ट मीटर को किस में लगाए हैं? समांतर क्रम में। किस में लगाए हैं? समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ये परिपथ में किस क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। और ये परिपथ में कैसे लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में। क्लियर रखना। एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होती है, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। और आदर्श आ मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो होता है शून्य होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? आ मीटर का, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, इसका आदर्श आ मीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य, और इसका जो आदर्श वोल्ट मीटर है, आदर्श वोल्ट मीटर, इसका जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, दाढ़ी बढ़ाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा, उस पर ही बताऊंगा कि ये अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस जो होता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में प्रयोग में आता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र दोस्तों, तो नीला थोथा जो होता है, नीला थोथा को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ब्लू विट्रियोल जो है, इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछे आपसे दोस्तों तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये होता है दोस्तों कि ब्लू विट्रियोल जो है, ब्लू विट्रियोल, इस ब्लू विट्रियोल में जो जल के अणु होते हैं उन जल के अणुओं में डिफरेंसेस देता है। जैसे दोस्तों ये इसका अगर हम देखें ब्लू विट्रियोल को, CuSO4 इंटू यहाँ पर दे देगा 7H2, फिर दे देगा CuSO4 इंटू 5H2, तो अपना जो आंसर होगा ये होगा, और यहीं पर कहीं पर 4H2O दे देगा। ठीक है, ये होगा अपना आंसर। और एक होता है जैसे ये नीला थोथा है ब्लू विट्रियोल, वैसे ही आपको पूछता है हरा थोथा। ठीक है, तो हरा थोथा जो होता है दोस्तों वो होता है आपको FeSO4 इंटू 7H2। ठीक है दोस्तों, लोहे के सल्फेट को हम 7 हाइड्रोजन के अणु के साथ जब जोड़ देते हैं तो वो आपको बनता है क्या, यहाँ पर ग्रीन विट्रियोल। क्या बनता है? ग्रीन विट्रियोल, VITRIOL।
ग्रीन विट्रोल। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuSO4 इंटू 5H2O। आपके क्वेश्चन बैंक में आंसर इसका गलत दिया है। निम्नलिखित में से लवण को पहचाने। हम लोग जानते हैं कि जिसमें H रहता है और जिसमें OH रहता है ये हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि क्षार होता है, और H रहता है लगभग H प्लस आयन, OH माइनस आयन तो हाइड्रोक्साइड तो क्षार, और ये हाइड्रोजन प्लस आयन रहे तो हम इसे कहते हैं अम्ल। तो हम अगर इसमें देखें तो OH है तो ये अपना क्षार है, अगर हम इसमें देखें इसमें OH है तो क्षार है, नन ऑफ दीज है हटा दीजिए, NaCl है आपको नमक हो गया, यानी कि अपना जो जवाब होगा वो क्या होगा, NaCl। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन बनाते हैं। नाइट्रोजन 7 नंबर का तत्व है, और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना चाहें तो सबसे पहले इसकी संयोजकता देखेंगे। संयोजकता तो इसकी संयोजकता 3 होगी, और 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये रहा संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी जो इलेक्ट्रॉन हुए, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको कितने हो गए, 5। संयोजकता कितनी हो गई, संयोजकता हो गई 3। तो आपको 5 तो इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा होगा। देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 7 है ना, तो 7 में से 8 है ना, तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता कितनी है, 3। संयोजकता मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए, इसका 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका जो है 1 2 3 यहाँ पे होगा। बच गए जो 2 इलेक्ट्रॉन, वो एक इधर दे दीजिए, एक इधर दे दीजिए, एक इधर और एक इधर, और इनके बीच ऐसे करवा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 6 और 2 8, 6 और 2 8, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। इसका मतलब ये है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, इनके बीच बंधन 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 बंधन, यानी कि कितना, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन अणु के साथ कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं ये पूछा है दोस्तों, माफ कीजिएगा, कितने बंधन है, तो 1 2 3, 3 बंधन है। कितने बंधन है दोस्तों, 3 बंधन है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं, इसी को हम खरिया कहते हैं, इसी को हम चूना पत्थर कहते हैं, इसका अनेकों नाम है। वन संपदा के उदाहरण है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वन संपदा के उदाहरण हम किसको बोलते हैं, तो वैसी चीज़ें जो वन से हमें प्राप्त होती हैं, पेड़ पौधों से, फॉरेस्ट जंगलों से प्राप्त होती हैं, उन्हें ही हम वन संपदा कहते हैं। तो लकड़ी हमारा वन संपदा हो जाएगी। लकड़ी हमारा क्या हो सकता है, लकड़ी हमारा वन संपदा हो सकता है। नेक्स्ट सवाल पे है, चीनी का रासायनिक सूत्र। इसमें कंफ्यूजन होता है दोस्तों। चीनी के रासायनिक सूत्र का फॉर्मूला होता है C12H22O11, और याद रखिएगा, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये आपको चीनी का है, ये आपको ग्लूकोज का है, या कार्बोहाइड्रेट का। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा C12H22O11। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें। देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण की अगर हम विधि को पढ़ें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ें, तो पोषण जो होता है वो 2 क्रम में होता है। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। क्या होता है, परपोषण। ठीक है, स्वपोषण जो होता है वो पेड़ पौधे में होता है। किस में होता है, पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों में अगर स्वपोषण की घटना हो रही है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिनसे वो अपना भोजन बनाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल होता है। सूर्य का प्रकाश होता है। तो याद रखिएगा कि वो जो विशेष पदार्थ है पेड़ पौधों में, वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक शर्तें हो जाएंगी दोस्तों ना, वो आवश्यक शर्तों में क्लोरोफिल हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, जल हो जाएगा, और फिर खनिज लवण हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी किताब के अनुसार इसका जो जवाब होगा ये होगा क्लोरोफिल। क्या होगा दोस्तों, क्लोरोफिल। मालूम है ना, क्वेश्चन बैंक के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे दोस्तों, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है दोस्तों, इस सवाल को एक बार पहले भी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पीछे से जाके इन वीडियो को देख लें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो इंसुलिन की कमी से जो होने वाला रोग होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज़, या इसी को कहते हैं शुगर। याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से ये रोग होता है मधुमेह, डायबिटीज़। लेकिन इंसुलिन जब बढ़ जाए तो इंसुलिन के बढ़ने के कारण हाइपोग्लाइसीमिया होता है। कौन सा रोग होता है,
हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शरीर में इसका होना नियंत्रित रूप में जरूरी है, मतलब ऐसे मात्रा में चाहिए जो आपको लिमिट मात्रा में हो, ठीक है, लिमिटेड हो, सीमित हो, ठीक है। ये क्या करता है, शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही, घट जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही से नहीं होगा, और अगर आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जल्दी जल्दी होगा। अब जल्दी जल्दी होगा तो व्यक्ति को भूख बहुत जल्दी जल्दी लगेगा, तो वो सारे शुगर के अच्छा होता है, माफ कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों मेढक में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यूरो एच का संबंध किससे है? तो यूरोपियन देशों के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, वायु जब प्रदूषण हो रहा था तो वायु प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए उन लोगों के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम था जिसको यूरो एच कहा जाता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैसे पदार्थ जो प्राकृतिक में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित करके खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग हैं, हम लोगों के मरने के बाद अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम लोग के शरीर क्या हो जाते हैं? अपघटित होकर खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो क्या हम लोग उसको खत्म करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पदार्थ डालते हैं? नहीं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो आपके शरीर में आ जाएंगे और फिर आपका शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी कि अपघटित हो जाएगा। आप लोग बहुत बार देखे होंगे, यानी कि वैसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम जैव अपघटक पदार्थ बोलेंगे, और जो नहीं होंगे तो जैव अनअपघट्य पदार्थ बोलेंगे। और जैव निम्नीकरणीय भी बोलते हैं जो अपघटित हो जाते हैं, और जैव अनिम्नीकरणीय बोलते हैं जो अपघटित नहीं होते। तो आपके क्वेश्चन बैंक के अनुसार इसका जो जवाब होगा उसका नाम है DDT। DDT एक ऐसा पदार्थ है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या नाम है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आप पॉज करके लिख लीजिएगा, समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, याद रखिएगा। ये एक ऐसा पदार्थ है जो पहले मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन इसकी खास बात ये है कि अगर ये जल में पड़ गया तो ये वैसे का वैसे ही, जहाँ पर अगर इसको हम स्प्रे करवा दें, जहाँ पर रहेगा वहीं पर पड़ा रहेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के द्वारा, किसी गाय के द्वारा, किसी भी पशु के द्वारा अगर चाट लिया जाएगा तो वो रसायन उसके शरीर में जाएगा। शरीर में जाने से तरह तरह के रोग उत्पन्न होंगे। आगे क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग दोस्तों कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। मैग्नीशियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र पूछ रहा है दोस्तों, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मीथेन में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मीथेन, ये रहा आपको मीथेन, CH4 को कहते हैं मीथेन। अब पूछ रहा है कितने सहसंयोजी बंधन है? 1 2 3 4, 1 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4। कितने बंधन है? 4 बंधन है। तो आंसर अपना कितना होगा? 4। नेक्स्ट सवाल है, एसिटिलीन में कौन सा बंध पाया जाता है? तो एसिटिलीन, अगर हम बात करें एसिटिलीन की, आपको मालूम होना चाहिए कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन के 3 ऐसे यौगिक हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन के 3 ऐसे यौगिक हैं जिनके कारण बहुत सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं। एसिटिलीन जो है इसका फॉर्मूला होता है C2H2। अब अगर हम इसको इसका हम संरचना सूत्र बनाएं तो वो इस प्रकार का होता है C2, तो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो है इसमें कितने बंध हैं पूछ रहा है, कितने आबंध पाए जाते हैं एसिटिलीन में? कौन सा आबंध पाया जाता है? तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि त्रिआबंध। क्या होता है? त्रिआबंध। नेक्स्ट सवाल पर आए, पेंटेन में कौन सा आबंध पाया जाता है? पेंटेन, तो पेंटेन जो होता है दोस्तों ये एल्केन का है, तो एल्केन का है तो इसमें एकल आबंध पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पड़ी होंगे ना कटी नहीं के कटा।
नहीं कटाऊँ हाँ है करेगा पड़े